हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगेगी मुझे जरूर बताइएगा। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। फिर छोटी शाही सगी महाराज के पास होती है और उनका हाथ जियोंग से पीछे करती है और कहती है कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से जाने लगते हैं। तो जियोंग महाराज को रोकती है और कहती है कि महाराज जी आप जरा सुनिए, तो आप हमें बता दें कि हमें कहाँ जाना है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि क्यों, डर लग रहा है क्या? तो जियोंग कहती है कि और नहीं तो क्या, जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है बहुत ज्यादा अजीब और डरावना है। तो महाराज अपने सिपाही को इशारा करते हैं जो उन दोनों के मुंह पर कपड़ा पहना देते हैं। महाराज कहते हैं कि अब बताओ, अब से तुम्हारा डर थोड़ा खत्म हुआ? तो जियोंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसे लगेगा। शुक्रिया महाराज, आपका दिमाग भी काफी अच्छा काम करता है। तो महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रहने का भी खास इंतजाम किया हुआ है, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। जियोंग किलगिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ, क्या इस राज्य में महाराज को कुछ भी करने की छूट होती है? किलगिम कहती है कि मैं आपसे कितनी बार कहती हूँ कि आप कुछ भी मत बोला करो। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जिनके सीने से तीर निकाला जाता है। छोटी शाही सगी चुपके से वो तीर छुपा लेती है और पूछती है कि महाराज की कैसी हालत है। तो वैद्य बताते हैं कि छोटी शाही सगी महाराज का खून रुकने की वजह से वो खतरे से बाहर है। महाराज के खून को रोकने के लिए कोई खास तरह का तेल लगाया गया था जिसकी वजह से इतना खतरा नहीं भरा। तो महाराज उन्हें सोचने लगते हैं कि खास तरह का तेल। फिर उन्हें याद आता है कि जियोंग ने उनके जख्म पर कुछ लगाया था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? फिर महाराज हकीम को वहाँ से जाने का कहते हैं। छोटी शाही सगी उन्हें कहती है कि आज आपने जो कुछ भी देखा, सुना और समझा, आपको वो सब कुछ भूलना होगा। तो हकीम कहते हैं कि जैसा आप कहें छोटी शाही सगी। उनके जाने के बाद छोटी शाही सगी महाराज से पूछती है कि खून रोकने वाला लेप आपको किसने लगाया था? तो महाराज कहते हैं कि उस डायन ने। तो छोटी शाही सगी कहती है कि इसका मतलब है कि वो डायन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है, ना कि उसने कोई गलती की है। तो महाराज कहते हैं कि जी हाँ, आपने सच कहा और ये भी सच है कि उस डायन को इस पूरे जोशिया एरिया में जो मारना चाहता है वो मैं हूँ। तो छोटी शाही सगी कहती है कि बहुत दिनों बाद आप ऐसे खुश लग रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, तो आपको इस बात से मसला है? छोटी शाही सगी उस डायन से डर रही है। तो छोटी शाही सगी कहती है कि नहीं, मैं तो किसी से नहीं डर रही, लेकिन उसके रुकने का आपने बहुत ही खास इंतजाम किया है। कहीं वो हमारे महल में तो नहीं रुक रही, या फिर आपने महल के बाहर कोई खास इंतजाम करवाया है? तो महाराज उन्हें कहते हैं कि क्या आपको जलन हो रही है? तो छोटी शाही सखी अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है कि आप मेरी बातों को छोड़िए और क्या बात है आप वो मुझे सच सच बताइए। तो महाराज कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैंने तो महल से भी ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है उनके लिए। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो महल के अंदर मौजूद जेल में बंद होती है और हंस रही होती है कि मैंने सोचा तो था कि 5 स्टार होटल तो नहीं होगा, लेकिन ये है इनका खास इंतजाम। तो किलगिम कहती है कि महल के अंदर मौजूद जेल ही तो है हमारा खास इंतजाम। तो जियोंग कहती है कि तुम्हारे महाराज की तो कोई बात ही नहीं है, उन्होंने महल के अंदर ही कैद खाना बना दिया। तो किलगिम कहती है कि वैसे इन्होंने हमें खाने को भी दे दिया और हमारे कपड़े भी बदलवा दिए, चाहे ये पुराने हैं लेकिन हम जिंदा तो है ना, मेरे लिए यही काफी है। जियोंग कहती है कि हाँ सही कहा, जिंदा तो है ना, एटलीस्ट आज के लिए। फिर हमें छोटी शाही सगी को दिखाते हैं जिसके पास उनकी सेवक की माती है और वो बताती है कि महाराज ने उन दोनों लड़कियों को कैद खाने में कैद किया है। तो छोटी शाही सगी कहती है कि महाराज अगर उन्हें मारना चाहते तो ऐसे कैद खाने में ना रखते, साफ दिख रहा है कि महाराज को उनमें दिलचस्पी है। सेवक कहती है कि छोटी शाही सगी ये बस कुछ ही दिनों की बात है। छोटी शाही सगी कहती है कि और आखिर महाराज उसे डायन क्यों कहते हैं, वो आसमान से तो नहीं टपकी है ना, फिर वो कहाँ से आई है? और अब तुम उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो निकालो, मुझे सब जानना है, आखिर वो दोनों मिले कैसे और महाराज की नजर उस पर कैसे पड़ी? सेवक कहती है कि अगर आप ये सब बातें मुखिया शाही सगी से पूछेंगे तो आपको ये जवाब जल्दी मिल जाएगा। तो छोटी शाही सगी कहती है कि मुखिया शाही सगी, अरे मैं उनके बारे में कैसे भूल गई? और अपनी सेवक से कहती है कि तुम उन्हें पैगाम भेजो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। चुपके से एक रुमाल भी उन्हें पकड़ाती है और कहती है कि ये राजकुमार जेसन को दे दीजिए। फिर हमें शाही रसोई में बावर्ची इम को दिखाते हैं जो अपने सभी वर्कर को बता रहे होते हैं कि खाना कैसे बनाना है। फिर बावर्ची इम वहाँ सबको बताते हैं कि हमारे महाराज महल में लौट आए हैं, वो भी एक डायन के साथ। फिर वो सभी डायन के बारे में बातें करने लगते हैं। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि बस भी करो, तुम लोग तो बस महल की बातों को लेकर बैठ जाते हो कि महल में ये हो रहा है, महल में वो हो रहा है, तो तुम सभी अपने काम पर ध्यान दो। तो बावर्ची इम कहते हैं कि पूरे महल में डायन की बातें हो रही हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते थोड़ी बातें? और तुम पहले जापानी रसोई में काम करते हैं तो शायद इसलिए तुम इतने अकड़ू हो, थोड़ा हंसमुख रहा करो। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से फिर आपका काम महल की यहाँ से बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ करने की है। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता राजमाता के यहाँ जो खातून किम है वो बावर्ची
बावर्ची इम की बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए उन्हें महल की बातें जल्दी पता चल जाती हैं। और तो और अब इन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया है कि अगले शाही रसोई के मुखिया यही होंगे। तो बावर्ची इम उसका मुंह बंद करते हैं और उसे मारने लगते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर कोई सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा। तो बावर्ची सिम कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों मार रहे हो, ये हमारी शाही रसोई है, यहाँ पर हमारी बातें कौन सुनेगा। तो बावर्ची इम कहते हैं कि तुमने फिर से नशा किया है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो बावर्ची सिम कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि अगले हमारे मुख्य शाही रसोईया आप ही बन रहे हैं। सिम कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है कि बावर्ची मैंग महल की पसंद हो। बावर्ची मैंग कहते हैं कि हमारे पिछले राज रसोई को गुजरे हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और तुम लोग नए राज रसोई की बात कर रहे हो। तुम लोग अब सोच समझ कर बात करो, कहीं खाना बनाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होगा। बावर्ची सिम कहते हैं कि बस बात में बात निकली इसलिए हम लोग बोल रहे थे, और अब तुम मुखिया राज रसोईया नहीं बन रहे तो तुम्हें क्या इसके लिए दुख हो रहा है। तो बावर्ची सिम से कहते हैं कि तुम ऐसा बोल के बावर्ची मैंग का दिल क्यों दुखा रहे हो। बावर्ची सिम कहते हैं कि इसमें दिल दुखाने वाली क्या बात है, मैं तो सच ही कह रहा हूँ और यहाँ पर मौजूद सबको पता है कि शाही रसोई में सबसे अच्छी बावर्ची तो आप ही हैं। इतने में वहाँ पर बोंग सिखाते हैं और कहते हैं कि किसने कहा है तुम्हें कि अगले राज रसोईया यही बनेंगे, क्योंकि राजमाता को तो बावर्ची मैंग के हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है। इतने में वहाँ पर राजमाता की सेवक आती है और वो बताती है कि राजमाता ने क्या खाने की पेशकश की है। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिन्हें सभी मामलात के बारे में पता चल जाता है कि महाराज महल में लौट चुके हैं और उनके साथ एक डायन भी है और उन्होंने मुख्य राज्यपाल होंग को भी कैद कर दिया है और उनकी फैमिली को सरकारी नौकर बना दिया है। तो पहली सगी कहती है कि मुख्य राज्यपाल होंग वही है ना जिन्होंने चौथी शाही सगी को सजा देने का कहा था। चौथी शाही सगी ने तो महाराज को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो राजमाता सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर राजमाता अपने सेवक से पूछते हैं कि चौथी शाही सगी कहाँ है इस वक्त। फिर हमें चौथी शाही सगी को दिखाते हैं जो महाराज के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि इसका मतलब है कि वो एक डायन है, लेकिन महाराज उसको ऐसे बिला वजह तो महल में नहीं लेकर आ सकते। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है और इन सब के पीछे कोई तो होगा, लेकिन कौन। फिर इतने में वहाँ पर मुख्य शाही सची आ जाते हैं। फिर वो चौथी शाही सगी से कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। तो चौथी शाही सगी कहती है कि जी हाँ, आपके पूछने के लिए शुक्रिया, और मैंने सुना है कि इस बार आप चियोंग नहीं कर पाए हो। तो सोंगजी कहता है कि जी हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा था मुख्य राज्यपाल होंग को सजा मिल चुकी है और उसके परिवार को भी सरकारी नौकर बना दिया गया है। तो चौथी शाही सगी कहती है कि ठीक है, लेकिन ये डायन महाराज के साथ महल में क्यों चली आई। तो सोंगजी कहता है कि अच्छा, आप डायन की बात कर रही हैं। देखिए महाराज कुछ काम अपने ही मुताबिक करते हैं और उनपे मेरा बस नहीं चलता और मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। तो चौथी शाही सगी सोचने लगती है कि समझ गई, इसका मतलब है कि इसके पीछे तुम ही हो। और सोंगजी से कहती है कि क्या सच में मुख्य शाही सगी को इस बारे में कुछ नहीं पता। तो सोंगजी कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो एक अच्छी बावर्ची है और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत है। चौथी शाही सगी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन ये सब कुछ तुम क्या लेकर आए हो। तो सोंगजी कहता है कि मुख्य राज्यपाल होंग के घर से जो गहने जब्त किए थे ये वही लेकर आया हूँ। चौथी शाही सगी उसे खोलकर देखती है और कहती है कि इस बार के चियोंग से बस इतना ही हाथ लगा है। तो सोंगजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जमीन के कागजात और बाकी काम हो रहे हैं। तो चौथी शाही सगी उनकी बात को काटती है और कहती है कि मुख्य राज्यपाल होंग के सभी नौकरों को ढूंढो और उन्हें बाहर निकाल दो। तो सोंगजी कहता है कि चौथी शाही सगी अगर ये सब कुछ आप करवाएंगे तो मसला हो सकता है। चौथी शाही सगी कहती है कि वही तो, तुम्हें इस मामले को पहले ही अच्छे से निपटाना चाहिए था ताकि ये वाली नौबत ही ना आती। तो सोंगजी कहता है कि सगी जी, ये काम करवा कर क्या आप सेफ तो रहेंगी ना। तो चौथी शाही सगी कहती है कि मुझे क्या होना है, तुम्हें तो ये काम करके मेरे पास आना चाहिए था और तुम मुझसे पूछ रहे हो। मुख्य शाही सगी कहता है कि जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। तो चौथी शाही सगी कहती है कि अब तक भी आप वही करते आए हैं जो मैंने कहा है। सोंगजी कहता है कि जी चौथी शाही सगी, और आगे भी वही होगा जो आप कहेंगी। फिर सोंगजी को इंसोहो के साथ दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब नई चाल चलने का वक्त आ गया है। चौथी शाही सगी हमें हर वक्त हुक्म देती है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर महाराज का हाथ है और अब वो औरत मुख्य शाही सगी को हुक्म नहीं देगी। तो इंसोहो कहता है कि अपने मुंह को लगाम दो, तुम ये मत भूलो कि तुम महल में खड़े हो। अगर मुझे ऐसी सरकारी नौकरी 7 जन्मों तक भी करनी पड़े तो मैं खुशी खुशी करूंगा। तो सोंगजी कहता है कि अगर नौकर बनना ही हमारी किस्मत है तो फिर क्यों ना हम मालिक ही बदल देते हैं। तो इंसोहो कहता है कि कहीं
तू उस डैन की बात तो नहीं कर रहा? ये तुम भूल जाओ, ज्योतिषाई सखी के अलावा महाराज का दिल किसी के ऊपर भी नहीं आने वाला। सोंगजी कहता है कि दिल का काम है बस धड़कना, और वो किसी और के लिए भी तो धड़क सकता है ना। तो डायन भी ज्योतिषाई सखी की जगह ले सकती है। तो इंसो कहता है कि इसका अंजाम जानते हो कि तुम क्या होगा? तो सोंगजी कहता है कि अंजाम को सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया है पिताजी, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि महाराज का दिल किसके लिए धड़केगा। फिर हमें दिखाते हैं कि कैद खाने के पास एक आदमी मास्क पहने हुए आता है और सभी सिपाहियों को मार कर बेहोश कर देता है, और फिर वो जियोंग के पास आता है। जियोंग चिल्लाने वाली होती है तो वो उसे रुकने का इशारा करता है और कहता है कि अगर पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। फिर मास्क मैन जियोंग को और गिलगिम को छुपते छुपाते महल से बाहर ले जाने लगता है। महल में खबर फैल जाती है कि कैदी भाग गए हैं और सभी सिपाही कैदियों को पकड़ने लगते हैं। ज्योतिषाई सखी के पास भी उनकी सेवक किम आती है और उन्हें आकर बताती है कि डायन कैद से भाग गई है। जैसे ही जियोंग और गिलगिम महल से बाहर आते हैं तो वहाँ पर फायरवर्क होने लगता है और कुछ लोग उन्हें अपना तमाशा दिखाना शुरू करते हैं। वो दोनों आपस में कहने लगती हैं कि ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। खेल के बाद एक मास्क मैन इनके पास आता है और कहता है कि चांदनी रात में तमाशा देखना अच्छा लगा। तो जियोंग उसे कहती है कि अरे तुम क्या नौटंकी कर रहे हो, तुम तो हमें छुड़ाने वाले थे ना। गिलगिम कहती है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने दूं। फिर वो अपना मास्क ऊपर करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराज यून ही होते हैं। जियोंग और गिलगिम दोनों हैरान हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाशा पसंद आया होगा, ये खास हमने आपके लिए ही किया है। तो जियोंग कहती है कि क्या वो मास्क वाले इंसान तुम ही थे? तो सोंगजे खोंगिल को आवाज देता है और वहाँ पर आता है। तो महाराज कहते हैं कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही? तो जियोंग कहती है कि इसका मतलब है कि ये तुम्हारे साथ मिला हुआ है। महाराज यून उसे कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छा किया। तो खोंगिल कहता है कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है महाराज। जैसे ही खोंगिल अपना मास्क उतारता है तो गिलगिम उसे देखने लगती है और कहती है कि ए खुदा, ये कौन सी बला है, इतना खूबसूरत और इतना नौजवान आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो जियोंग कहती है कि गिलगिम चुप करो, तुम क्या भूल गई कि इसने हमें धोखा दिया है? गिलगिम कहती है कि मुझे तो ये जितना भी धोखा दे मैं तो सह लूंगी। महाराज भी कहते हैं कि ये एक कलाकार है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी कलाकारी तो तुम लोगों ने देख ही ली होगी। और फिर वो खोंगिल से कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। खोंगिल खड़ा होता है और कहता है कि महाराज आपको मेरी कलाकारी अच्छी लगी? तो महाराज यूं ही कहते हैं कि जी हाँ, अव्वल दर्जे की। फिर महाराज उनको इनाम देते हैं। खोंगिल अपने सभी कलाकारों से कहता है कि देखो फिर महाराज ने हमें क्या इनाम दिया है और आज हम सब कलाकार दिल खोल के पियेंगे। फिर खोंगिल बाहर आता है और अपने सभी कलाकारों को वहाँ से भेज देता है। फिर महाराज की दी हुई थैली से वो महाराज का पैगाम निकालता है जहाँ पर महाराज ने लिखा होता है कि जंगल पर मुझ पर किसी ने हमला किया था, तो तुम पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। जियोंग महाराज यूनी से कहती है कि तुम ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहते हो? तो महाराज कहते हैं कि ये एक खेल है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तो जियोंग कहती है कि हाँ, हमें ये खेल तो बहुत पसंद आया, लेकिन ये सब कुछ तो एक खेल था, मगर हमारे साथ तो खिलवाड़ हुआ है ना। तो महाराज कहते हैं कि अगर अब तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इस बार की तरह मैं तुम्हारे सामने हंसते हुए नहीं आऊंगा। तो जियोंग कहती है कि महाराज अगर आप उस नकाब वाले इंसान को भेजते ही नहीं तो हम यहाँ से भागते ही नहीं। तो महाराज कहते हैं कि ओ, तो यानी तुम्हारे पास हर बात का जवाब है, लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। और फिर अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि लोहा अब तक गर्म हुआ या फिर नहीं? तो उनके सिपाही कहते हैं कि महाराज वो गर्म हो चुका है। जियोंग देख के डर जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ एक खेल है। ज्योतिषाई सखी भी वहाँ पर आ जाती है और सबको देख रही होती है। गिलगिम कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जरा कम बोला कीजिए। जियोंग कहती है कि ऐसे मौके पे भला मैं कैसे चुप रहूं? गिलगिम कहती है कि मुझे लगा ही था कि हम दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर महाराज यूनी गिलगिम की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इससे शुरुआत करो। महाराज के सिपाही आते हैं और गिलगिम को ले जाते हैं और बांधने लगते हैं। जियोंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। महाराज ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। जियोंग महाराज के सामने झुक जाती है और कहती है कि महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमारी बात तो सुन लें। तो महाराज यूनी कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अकड़ दिखा रही थी, तो अब क्या कुछ कहना बाकी है? तो जियोंग कहती है कि नहीं, मैं अकड़ नहीं दिखा रही थी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। तो महाराज कहते हैं कि ये तो खुशकिस्मती है, मैं भी तुम्हारी विदाई ऐसे नहीं चाहता था। और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि लड़की को जाने दिया जाए। सिपाही गिलगिम को खोल देते हैं और गिलगिम भागते हुए जियोंग के पास आ जाती है। जियोंग कहती है कि महाराज आप अब फिर से हम दोनों को कैद खाने में भेज दीजिए ना। तो महाराज कहते हैं कि दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो तुम जाओ और मेरे लिए खाना
खाना बना कर लाओ। जियोंग कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये अभी भी मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। तो किलगिम रो रही होती है और कहती है कि दी प्लीज जो भी बोलिएगा अच्छा बोलिएगा। तो जियोंग कहती है कि जी महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरे आपसे एक गुजारिश है। तो महाराज कहते हैं कि कैसी गुजारिश? जियोंग कहती है कि किलगिम को आप मेरे साथ काम करने दीजिए, मैं ऐसे अकेले खाना नहीं बना सकती। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात तुम याद रखना, अब से तुम जो भी खाना बनाओगी वो खास होना चाहिए। राज्यपाल होंकी महल में तुमने जो मुझे खिलाया था अब वो नहीं चलेगा। जियोंग कहती है कि आपको क्या खाना है आप मुझे बता दें तो मैं वही बना दूंगी। तो महाराज कहते हैं कि मैं क्या खाना चाहूंगा, और वो कहते हैं ना कि जीवन और मौत एक के साथ चलते हैं, तो अगर एक ही पकवान मुझे 2 बार परोसा गया तो तुम्हारी मौत तय है, और अगर तुमने जान लगाकर कुछ नया बना दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और हाँ, वो खाना भी मुझे पसंद आना चाहिए डायन साहिबा। चौथी सखी भी ये सब कुछ देख के वहाँ से जाने लगती है, और मुख्य शाही सखी सोंगचे भी उनको जाते हुए देख लेता है। फिर वो दोनों राजमंत्री के साथ बावर्ची खाने जाने लगते हैं। जियोंग कहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है और अपने घर वापस जाना है, मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाना है। तो किलगिम कहती है कि आपको इस मौके पर अपने आप को संभालना होगा, मुझे भी जिंदा रहना है और शायद रसोई के बड़े पद पर मुझे काम करना है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है किलगिम, मैं हिम्मत रखूंगी, और साथ ही रोने लगती है और कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किलगिम भी रोते हुए जियोंग को गले लगाती है और कहती है कि आप ऐसे मत रोइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, आप देख लेना। जियोंग कहती है कि मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में अव्वल आई हूँ, जितनी मुश्किल परीक्षा होती है मैं उतना अच्छा खाना बनाती हूँ। किलगिम कहती है कि फिर तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। जियोंग कहती है कि तुम मेरा साथ दोगी ना? तो किलगिम कहती है कि कोई शक। फिर हमें उन तीनों को शाही रसोई में दिखाया जाता है। बावर्ची इन कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं राजमंत्री, एक महिला खाना बनाएगी? तो राजमंत्री कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला खुद महाराज ने लिया है। बावर्ची इन कहते हैं कि क्या राजमाता को इन सब के बारे में पता है? तो बोंगसिक कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि राजमंत्री इन्हें खुद लेकर आए हैं, तुम इस मौके की नजाकत को समझो। बावर्ची इन कहते हैं कि मैं गुस्ताखी करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर आज तक सिर्फ मदद करने के लिए भेजा गया है। बावर्ची इन कहते हैं कि तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि जैसे तुम्हारे तौर तरीके शाही बावर्चियों से अलग हों। और जियोंग से पूछते हैं कि तुमने ये काम कहाँ से सीखा? तो जियोंग कहती है कि मैं आपको बताऊंगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा, मैंने जहाँ से ये काम सीखा है वो बहुत दूर है। तो बावर्ची मैंग और बावर्ची इम उससे मजीद सवाल करने लगते हैं। तो किलगिम उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम लोग महाराज के फैसले पर ऐसे सवाल कैसे उठा सकते हो? तो फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जियोंग उन्हें कहती है कि अरे रुको, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो किलगिम कहती है कि इनके पास सवालों का जवाब नहीं है तो यहाँ से जा रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि रसोई में काम करने वाले लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, तो चलो हम अपना काम करते हैं। फिर वो दोनों खाना बनाने के लिए चली जाती है। बोंगसिक राजमंत्री के पास आता है और कहता है कि बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? तो राजमंत्री कहते हैं कि इस बावर्चन को महाराज ने खुद भेजा है, तो तुम बाकी सभी बावर्चियों को अच्छे से बता देना। फिर जियोंग और किलगिम पूरी तरह से महल की रसोई को देखती हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होती हैं। जियोंग देखती है तो वहाँ पर बहुत कम सामान होता है। इतने में किलगिम कहती है कि दीदी मुझे यहाँ पर कच्चे मांस की खुशबू आ रही है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। तो किलगिम जियोंग को चुप करवाती है और सूंघते सूंघते उस टेबल पर आ जाती है जहाँ पर उस मांस को काटा जा रहा था। जियोंग कहती है कि किलगिम तुम्हारी नाक तो सच में कमाल की है। फिर वो वहाँ से एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा उठाती है और मुंह में डाल लेती है। किलगिम कहती है कि दी आप भी क्या करती हैं, कुछ भी मुंह में डाल लेती हैं। तो जियोंग बोंगसुक से पूछती है कि क्या यहाँ पर हिरन का मांस बनाया गया था? तो बोंगसिक कहते हैं कि हाँ, महाराज कल ही हिरन का शिकार करके आए थे और आज उसे पका लिया गया। तो हिरन के बारे में सोच के जियोंग हंसने लगती है। किलगिम कहती है कि दीदी क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? तो जियोंग उसे कहती है कि तुम्हें पता है मेरी खासियत है डियर स्टिक्स बनाना। तो किलगिम कहती है कि क्या डियर स्टिक्स? जियोंग कहती है कि हाँ, अब बस तुम देखती जाओ। फिर जियोंग महाराज के लिए खाना तैयार करती है। खाना तैयार करने के बाद वो बोंगसिक से कहती है कि खाना तैयार हो चुका है। तो बोंगसिक कहते हैं कि क्या तुम महाराज को इस तरह से खाना देने वाली हो? तो जियोंग कहती है कि हाँ। तो बोंगसिक कहता है कि नहीं, तुम महाराज को इस तरह से खाना नहीं दे सकती। और फिर बोंगसुक वहाँ मौजूद सेवकों को शाही थाल लाने के लिए कहता है। फिर हमें बावर्ची इम को सेवक किम के साथ दिखाते हैं। बावर्ची इम उसे कहते हैं कि महाराज जिस नई लड़की को महल में लेकर आए हैं उसने रसोई में कब्जा कर लिया है और अब तो मुझे डर लग रहा है। सेवक किम फिर राजमाता के पास जाती है और उन्हें जाकर सारी बात बताती हैं। तो राजमाता कहती है कि महाराज एक डायन को महल में लेकर आए हैं और तो और उसे शाही रसोई जाने की भी इजाजत दे दी। तो सेवक किम कहती है कि जी हाँ, और उसने उसी हिरन का मांस बनाया है जिसे महाराज ने शिकार किया था। तो राजमाता भी गुस्से में आ जाती है। फिर हमें चौथी सखी को दिखाते हैं जो कहती
बताती है कि उस डाइन को खास रसोइया बनाया गया है। इसका मतलब है कि उसको सच में खाना बनाना आता है। और फिर वो बावर्ची मैंग से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ उसे कैसा पकवान बनाने के लिए कहा गया है। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एक औरत खाना कैसे बनाएगी और आखिर वो कैसा खाना बनाएगी ये तो फिर सबको ही पता है। तो चौथी शायद कहती है कि महाराज के तो पहले से ही खाने के मामले में बहुत नखरे हैं, तो आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैंने सुना है कि उस डाइन ने ब्योंकिन में महाराज को जो खाना खिलाया था महाराज को वो बहुत पसंद आया था। तो चौथी शायद हैरानी से पूछती है कि राज्यपाल यहाँ उस डाइन ने खाना भी बनाया था। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने कहीं से भी खाना बनाना सीखा है और वो एक ही पकवान बार बार बनाकर महाराज को कब तक खुश रख सकेगी। चौथी शायद कहती है कि जब वो डाइन खाना बना ले तो मुझे इसकी जांच करनी है और जितनी हो सके तुम उसके खाने में गलतियां निकालना। फिर चौथी शायद अपनी सेवक शिवोल को बुलाती है और उससे कहती है कि क्या महाराज इस वक्त अपने कक्ष में है, मुझे उनसे अभी मिलना है। तो शिवोल चौथी शायद का पैगाम लेके वहाँ से चली जाती है। फिर महाराज की सेवक जियों के कपड़े भी चेंज करवाती है। फिर वो बाहर से महाराज को आवाज देती है कि महाराज आपका शाही भोजन तैयार है। तो महाराज कहते हैं कि अंदर आने दो। जियोंग अंदर जाती है और सामने बैठे हुए महाराज को देखती है जो अपने कपड़े खोल के बैठे होते हैं। जियोंग कहती है ये खाना खाने के लिए कपड़े खोल के क्यों बैठा हुआ है। जियोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है तो कहती है कि जियोंग फोकस कर, ये इतिहास का सबसे दानशा राजा था लेकिन इतिहास बदल गया था तो सब कुछ ठीक है। फिर महाराज उन्हें उसे कहते हैं कि तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, मुझे बताओ कि तुमने क्या पकवान बनाया है। जियोंग महाराज को अपने खाने के बारे में बताती है तो महाराज सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा। जियोंग उन्हें मजीद बताती है तो महाराज कहते हैं कहीं तो मेरा मजाक तो नहीं बना रही। तो जियोंग कहती है कि मैं और तुम्हारा मजाक। महाराज खाने लगते हैं तो जियोंग उसे कहती है कि इसे ऐसे नहीं, इन दोनों को एक साथ खाया जाता है और खाने से पहले इन्हें मिक्स किया जाता है ताकि इसका स्वाद ज्यादा हो जाए। फिर जियोंग खाना मिक्स करती है और महाराज के सामने ही चम्मच बनाती है और कहती है कि इसे हम टेबल साइड सेवा कहते हैं। आप पकवान को अपने सामने बनता हुआ देखते हैं और आपकी भूख ज्यादा होती है। फिर जियोंग महाराज से कहती है कि अब आप खा लें। तो महाराज अपनी सेवक से कहते हैं कि पहले आप खाकर बताएं। वो खाती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर महाराज खाना खाते हैं। महाराज खाना खाते ही किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बयां करूं कि मुझे ये खाना कैसा लगा है। फिर जियोंग महाराज को अपनी दूसरी डिश के बारे में बताती है। महाराज उसे देखते हैं और कहते हैं कि देखने के साथ साथ इसकी खुशबू भी कमाल की है। तो जियोंग महाराज से पूछती है कि महाराज खाने में आपके लिए क्या डिपेंड करता है, खाने का जायका या फिर खाने की खुशबू। तो महाराज कहते हैं कि खाने का जायका। तो जियोंग कहती है कि मेरे लिए उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। तो महाराज ही कहते हैं कि ऐसा क्यों। तो जियोंग कहती है कि जायके में हमारे पास 5 टेस्ट होते हैं लेकिन खुशबू में तो अनगिनत स्वाद होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ अब तुम बता रही हो तो एहसास हो रहा है। फिर महाराज उन्हें अपनी सेवक को इशारा करते हैं खाना खाने का। जियोंग उसे चम्मच में डालकर देती है। सेवक खाती है और बहुत ही खुशी खुशी महाराज से कहती है कि ये सही है। फिर उसके बाद महाराज खाते हैं और कहते हैं कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मखमली और ताज़ा है, इसके स्वाद मेरे जिस्म को दोबारा ताज़ा कर देता है। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे सुबह की पहली किरण मटर पर पड़ती है और वो खुद ही खुलते और नीचे गिर जाते हैं। महाराज की सेवक कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही लगा। महाराज कहते हैं कि मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं खाया। और फिर जियोंग कहती है कि अब आती है शाही पकवान की बारी। ये है ओट कुजीन की जान विरांड। तो महाराज कहते हैं कि ओट कुजीन विरांड दे। तो जियोंग कहती है कि अरे यार आप बस इसको समझने में विरानते हैं। महाराज की सेवक हंसने लगती है तो महाराज उसे चुप करवाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मेरा मजाक बना रही हो। जियोंग कहती है कि ये हिरन की जीभ से बना है। फिर महाराज पकवान के बारे में पूछते हैं। जियोंग कहती है कि ये हिरन की जीभ से बना है और इसे ऐसे ही नहीं खाते हैं, मैं आपको यहीं पर ही सेक कर ये परोसूंगी। महाराज सोचने लगते हैं कि मैंने आज से पहले कितनी बार हिरन का बना हुआ खाना खाया है लेकिन ऐसा तरीका मैंने पहली बार देखा है। फिर जियोंग महाराज को हिस्ट्री के बारे में बताती है तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ भी पता है, काफी बुद्धिमान लड़की हो तुम। फिर जब जियोंग महाराज को प्लेट में खाना दे रही होती है तो महाराज कहते हैं कि मैंने सच में ऐसी कलाकारी पहले कभी नहीं देखी, आखिर ये लड़की आई कहाँ से है। फिर महाराज जियोंग से पूछते हैं कि वैसे तुमने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है। जियोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप यकीन नहीं कर सकते लेकिन सच में मैं भविष्य से आई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारा दिमाग अभी भी सही नहीं हुआ है। तुम कह देती कि तुम किसी
जंगली देश से हो या फिर समुद्री देश से हो तो मैं यकीन कर लेता। तो जियोंग बस मुंह बनाती है। तो महाराज कहते हैं कि खैर जो भी है, लेकिन मैं तुम्हारे पहले शाही भोजन से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जियोंग कहती है कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मेरे बनाया हुआ खाना तो पसंद आया ना। फिर महाराज की सेवक महाराज से पूछती है कि महाराज क्या मैं खाना चख कर बताऊं? तो महाराज उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप रहने दें। और जियोंग से कहते हैं कि इस बार तुम चख के बताओगी। तो जियोंग कहती है कि क्या मैं? फिर वो महाराज की सेवक को देखती है जो उन्हें हाँ में इशारा करती है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है। फिर जियोंग खाना खा रही होती है तो महाराज उसे देख रहे होते हैं और जियोंग को देखकर महाराज को अपनी माँ की याद आती है जब वो महाराज को खाना खिलाती थी। फिर महाराज जियोंग से कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे भी एक टुकड़ा खिलाओ। तो जियोंग कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं? तो महाराज कहते हैं कि क्यों, क्या तुम नहीं चाहती? तो जियोंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खिलाती हूँ। फिर जियोंग महाराज को मांस का एक टुकड़ा खिलाती है तो महाराज उसे खाते हुए अपने बचपन को याद करते हैं। फिर महाराज जियोंग से पूछते हैं कि तुमने मेरे दिल को कैसे समझ लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये खाना मुझे पसंद आएगा? तो जियोंग कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैंने राजा योनिंग के बारे में पढ़ा था और उसने ही मुझे प्रतियोगिता भी जिताई थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें ये खाना खिलाऊंगी, ये एक सपने जैसा है। तो महाराज यूनही कहते हैं कि राजा यूनही, आखिर ये राजा कौन है? तुमने पहले भी इस राजा का नाम लिया था। तो जियोंग सोचती है कि इसे समझाना खतरे से खाली नहीं है। तो कहती है कि अच्छा, मैंने कहा था, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। तो महाराज कहते हैं कि मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ कि तुमने क्या सोचकर मेरे लिए ये पकवान बनाए? जियोंग कहती है कि जब मैंने आपके खाने के बारे में सोचा तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपको वो खिलाऊं जो बाकी राजा भी खाते हैं। यूरोप में मौजूद राजा अक्सर यही खाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, नमन। तो जियोंग कहती है कि नमन कौन? अच्छा, तो जोशियो एरा में यूरोप को नमन कहा जाता था। फिर इतने में ही भाई ज्योतिषा सखी आ जाती हैं और राजमंत्री से वो कहती हैं कि महाराज से कहो कि हम आ गई हैं। तो राजमंत्री उनसे कहते हैं कि आप अभी महाराज से नहीं मिल सकती। तो ज्योतिषा सखी की सेवक कहती है कि ये तो गुस्ताखी है, तुम आखिर उनको ऐसे कैसे मना कर सकते हो? ज्योतिषा सखी राजमंत्री से कहते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ। राजमंत्री कहते हैं कि महाराज अभी इस वक्त उस खाने को चख रहे हैं जो नई बावर्ची ने बनाया है, तो इसलिए फिलहाल कोई भी अंदर। अभी वो इतना ही कहते हैं कि ज्योतिषा सखी उन्हें धक्का देते हुए आगे चली जाती है। ज्योतिषा सखी महाराज के कक्ष का थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और महाराज को जियोंग से बातें करते हुए देखती हैं। इतने में ही राजमंत्री आगे आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ज्योतिषा सखी गुस्से से बोलने लगती है कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर वो राजमंत्री को धक्का देने लगती है। तो राजमंत्री कहते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकती अंदर। इतने में ही कक्ष में से महाराज की आवाज आती है जो कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, हमने आपसे कहा है ना कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। ज्योतिषाई सखी कहती है कि महाराज मैं आपकी ज्योतिषाई सखी हूँ, मैं आपके लिए मिंग राजवंश की एक बेशकीमती चित्रकला लेके आई हूँ, लेकिन शायद ये सही समय नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो महाराज जिन्हें कहते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, आप जा सकती हैं ज्योतिषाई सखी। तो ज्योतिषाई सखी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जियोंग महाराज जिन्हीं से कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जियोंग जाने के लिए खड़ी होती है तो महाराज जिन्हीं जियोंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ बिठा देते हैं। महाराज जिन्हीं जियोंग से कहते हैं कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जियोंग सोचने लगती है कि हाँ ठीक है, पर इतना करीब आने की क्या जरूरत है, ये दूर से भी तो बोल सकता है। तो महाराज जियोंग के करीब आते हैं और कहते हैं कि फिर इसीलिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो जियोंग सोचती है कि तुम्हें चुनता हूँ क्या, मगर किस लिए? फिर जियोंग जब वहाँ से जाने लगती है तो सोच रही होती है कि आखिर इसकी इस बात का क्या मतलब था, कहीं इसका मतलब वो रात बिताने वाली बात से तो नहीं था। अरे नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई, अगर मैं महाराज की सगी बन गई तो फिर तो इतिहास ही बदल जाएगा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने में ही वहाँ पर मुख्य शासक सोंग जी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम किन ख्यालों में खोई हो। फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें खास पैगाम देने के लिए आया हूँ। जियोंग सोचती है कि मैं समझ गई, महलों में अक्सर ऐसे ही होता है, महाराज खुद नहीं आते बल्कि अपने मंत्रियों को भेजते हैं। जियोंग कहती है कि कैसा पैगाम? तो सोंग जी कहता है कि अब आज से जब भी तुम महाराज को खाना दोगी तो वहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम मुझे बताओगी। जियोंग सोचती है कि अच्छा, तो फिर ये अपने काम मुझसे करवा रहा है और उससे कहती है कि माफ करना, मुझे लगता है कि ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। महाराज के गुस्से को तो आप जानते हो ना, अगर पकड़े गए तो मौत पक्की है और मेरा जिगरा छोटू सा है। तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। सोंग जी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस महल में किसी साथी की जरूरत होगी? तो जियोंग कहती है कि साथी तो जितने हो उतना बेहतर। तो मुखिया शाही सखी कहती
कहते हैं कि जब तुम महाराज को खाना खिला रही थी तो चौथी शाही सगी ने अंदर आने की कोशिश की थी और महाराज ने चौथी सगी को कभी भी ऐसे शाही खाने से वापस नहीं भेजा। ये पहली बार हुआ है, इसीलिए चौथी सगी की नजर अब सिर्फ तुम पर ही रहेगी और उनका अगला निशाना होगी सिर्फ तुम। तो फिर बिना साथी के तुम्हारा इस महल में रहना मुश्किल होगा, या फिर यूँ कह लो कि नामुमकिन। तो जियोंग सोचती है कि हाँ ये भी सही है, अकेले रहते हुए उससे बचना मेरे लिए मुश्किल होगा। सौदा कमाल का है। मुख्य शाही सगी कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, और अगर आप मेरी चीज ढूंढने का वादा करें तो आपने जो कहा है मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो सोंगचे कहता है कि अच्छा, तो तुम सौदा करना चाहती हो मुझसे, तो फिर बताओ तुम्हारी क्या चीज ढूंढनी है। जियोंग कहती है कि मेरा बैग ढूंढना है। तो वो कहते हैं कि बैग, आखिर ये क्या है। तो जियोंग उनको बहुत मुश्किल से समझाती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, थैला। तो जियोंग कहती है कि हाँ वही, आप सही समझे। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि थैला या झोला कहती ना। तो जियोंग कहती है कि जी वो मुझे याद नहीं था, और मेरा थैला आपको सालगुटी जंगल में मिलेगा जहाँ मैं महाराज से पहली बार मिली थी। आपको मेरा बैग ढूंढ के मुझे देना होगा, और वो भी पूरे मेरे सामान के साथ। मुख्य शाही सजी कहते हैं कि तुम्हें बस एक थैला चाहिए, और फिर हमें जियोंग के बैग को दिखाया जाता है जहाँ पर मांगुन रोक बुक का नाम चमक रहा होता है। चौथी शाही सगी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। सेवक किम उनको हवा दे रही होती है। तो चौथी सगी कहती है कि बस करो, अब बहुत हुआ। चौथी सगी कान कहती है कि आखिर महाराज मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो छियोल कहती है क्या मैं बावर्ची मैंग से कह के उस डैन को बावर्ची खाने से निकलवा दूं? अगर सभी बावर्ची उस पर अपना रोब जमाएंगे और उसे अपनाएंगे नहीं तो वो जरूर शाही रसोई से हट जाएगी। तो चौथी सगी कान कहती है कि तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है, तुम कुछ ऐसा करो कि वो मेरी नजरों के सामने ना आए। तो छियोल कहती है कि जी ठीक है, बावर्ची मैंग ये कर देगा। फिर हमें बावर्ची खाने में बावर्ची मैंग को दिखाते हैं जो जियोंग का बनाया हुआ खाना चेक कर रहे होते हैं। खाना बहुत ज्यादा मजे का होता है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर इतने मजे का खाना ही कैसे बना सकती है, मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। फिर वो अपना चाकू जोर से मेज पर मारता है और कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और फिर उस दिन से ही सभी रसोई उन दोनों को तंग करने लगते हैं। कभी वो लकड़ियाँ गीली कर देते और कभी सामान में वो सांप रख देते और कभी बावर्ची खाने में बहुत सारे कॉकरोच फेंक देते। जियोंग देखती है और कहती है कि इतने सारे कॉकरोचेस कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उसकी नजर बावर्ची मैंग पर पड़ती है जो ये सारे कॉकरोचेस वहाँ पर फेंक रहे होते हैं। जियोंग जब बावर्ची मैंग को देख रही होती है तो वो आगे से गुस्से से बोलता है कि आंखें दिखाती है। फिर वो दोनों थक हार कर वापस जेल में आती है और खुद को आकर खुद ही बंद कर देती है और चाबी वापस दे देती है। जियोंग किलगिम से कहती है कि अब तो मुझे ये कैद खाना घर जैसा लग रहा है, अब मुझे यहाँ पर राहत महसूस हो रही है। किलगिम कहती है कि अगर इन लोगों ने हमें ऐसे ही परेशान करना है तो इससे अच्छा है कि ये हमें कैद रखे। तो जियोंग कहती है कि उम्मीद है कि कल का दिन अच्छा होगा। किलगिम कहती है कि जैसे हालात है तो कल का दिन आए ही ना, यही अच्छा होगा। जियोंग कहती है कि ये बावर्ची तो मेरी सोच से भी ज्यादा सख्त निकले, ये लोग तो परेशान किए जा रहे हैं, क्या मुझे इनकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। किलगिम कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो उन सबको मौत की सजा मिलेगी। तो जियोंग को सभी बावर्चियों के बारे में ख्याल आता है जब महाराज उन सबको मार रहे होंगे। तो जियोंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, हमें कुछ और सोचना होगा। फिर हमें अगली सुबह महाराज को दिखाते हैं जो तैयार हो रहे होते हैं। इतने में ही उनके पास मुख्य शाही सगी आते हैं। तो महाराज यूं ही उनसे पूछते हैं कि ये आपके हाथ में क्या है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये सब मंत्रियों के इस्तीफे हैं। तो महाराज यूं ही उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि आपका हर वक्त अपने कक्ष में रहना और मुखिया राज्यपाल होंग को कैद कर देना, इन चीजों की वजह से वो आपसे बहुत नाराज हैं। तो महाराज यूं ही कहते हैं कि राजा के खिलाफ गद्दारी करने वाले इंसान को क्या सजा देना गलत है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि सभी मंत्रियों का कहना है कि अगर गद्दारी की वजह से ही मुखिया राज्यपाल होंग को कैद किया गया है तो उसी जुर्म में पकड़ी हुई डैंग को भी वही सजा देनी चाहिए। महाराज यूं ही कहते हैं कि मौत की सजा कब दी जाएगी इसका फैसला करना मेरा हक है। फिर महाराज कहते हैं कि अब मैं राजभवन जाऊंगा। फिर महाराज अपने राजमंत्री को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जियोंग को राजभवन में लेकर आओ। फिर हमें सबको राजभवन में दिखाया जाता है। सभी मंत्री महाराज से यही कह रहे होते हैं कि अगर मुख्य राज्यपाल होंग को सजा मिली है कैद की तो इसी जुर्म में पकड़ी जाने वाली डैंग को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए थी उसे तो मुखिया राज्य रसोई बना दिया गया है। ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। तो महाराज ही कहते हैं कि बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तो मंत्री कहता है कि महाराज अभी तक वो मुजरिम अपनी चालबाजी की वजह से बचा हुआ है और हमें लगता है कि वो ये सब कुछ करके हमें आपस में लड़वाना चाहती है। तो इमसू कहता है कि क्या तुम सबको सच में यही लगता है कि महाराज ने एक डैन की वजह से राज्यपाल होंग को कैद कर दिया
दिया है तो तुम लोग अभी हमारे महाराज को समझे ही नहीं हो। क्या वो कभी गलत फैसला ले सकते हैं? मुख्य शाही सगी कहते हैं कि क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जिसने महाराज के साथ गद्दारी की उसको छोड़कर दूसरे लोगों की बातें महल में फैल रही हैं। तो मंत्री कहते हैं कि आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप महाराज के दिल को जानते हो। महाराज कहते हैं कि अब आप सभी चुप कर जाइए। आप सबकी इतनी हिम्मत कि आप सब मेरे सामने बोले, मैं आप सबकी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज, आपको बेइज्जत करने के जुर्म में जो डायन पकड़ी गई है आप उसे फांसी की सजा दें और मुख्य राज्यपाल का निर्वासन रद्द करें। तो महाराज गुस्से से कहते हैं कि आप सबको ऐसा राजा चाहिए जो सिर्फ एक कठपुतली हो। फिर महाराज गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं कि जवाब दीजिए, जिस इंसान ने मेरा इतना अपमान किया है तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और ठीक है, मैं सुनूंगा, मैं आप सबकी बात जरूर सुनूंगा। फिर वहाँ पर महाराज के सिपाही चियोंग को लेकर आ जाते हैं। फिर हमें छोटी शाही सगी को दिखाया जाता है जो चियोल से कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो चियोल कहती है कि जी हाँ, मैंने पूरे महल में झूठी खबर फैला दी कि राज्यपाल होंग का जो निर्वासन हुआ है वो भी इसी लड़की की वजह से हुआ है और ये अफवाह राजमहल में जंगल की आग की तरह फैल गई और अब वो डायन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। छोटी शाही सगी उसे कहती है कि बहुत खूब। और फिर यहाँ पर ड्रामे के शुरू में होने वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ चियोंग जमीन पर बैठी होती है और सभी राजमंत्री महाराज से कह रहे होते हैं कि इस लड़की को आप मौत की सजा दें और राजगद्दी की मर्यादा फिर से कायम करें। तो फिर महाराज चियोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि रात को इस लड़की ने मुझे कुछ शाही खाना खिलाकर बहकाने की कोशिश की थी। फिर अपनी तलवार लेते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़की को मुख्य राज रसोइया बनाता हूँ। सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये तो गलत है। महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम्हें ये बात समझ आई, अब तुम रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और अगर एक ही पकवान तुमने 2 बार बनाया या फिर कुछ ऐसा जो मुझे पसंद न आया तो तुम्हारी मौत तय है। वहाँ से जाते हुए सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि छोटी शाही सगी कम थी जो महाराज डायन पर भी मेहरबान हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो मंत्री जो महाराज की गद्दी को छीनना चाहते हैं कहते हैं कि यही तो वक्त था जब हम महाराज की गद्दी को छीन सकते थे। पता नहीं महाराज इस औरत को कहाँ से उठा लाए। अब महाराज को जल्द ही ये बात समझ आ जाएगी कि औरतों के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर हमें चियोल को दिखाते हैं जो छोटी शाही सगी से माफी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। छोटी शाही सगी कहती है कि अभी महाराज ने खुद उस टाइम को मुख्य राज्य रसोइया बनाया है तो भी मैं कोई चाल भी नहीं चल सकती, तो अब मुझे किसी और की मदद लेनी होगी। फिर हमें छोटी सगी को राजमाता के पास दिखाया जाता है। राजमाता कहती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है? छोटी शाही सगी मुझसे मिलने आई है। छोटी शाही सगी कहती है कि मुझे माफ कर दे राजमाता, अब से मैं आपसे बार बार मिलने आती रहूंगी। तो राजमाता कहती है कि तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम होगा इसीलिए तुम मुझसे मिलने आई हो, तो बताओ फिर तुम्हें क्या काम है? छोटी शाही सगी कहती हैं कि असल में मैं आपसे उस डायन के बारे में बात करने आई हूँ। वो डायन अपने खाना बनाने के हुनर से महाराज को अपनी तरफ माइल कर रही है और अब वो मुख्य राज्य रसोइया है। तो इतने में तीसरी सगी बोलती है कि ये खुद तो इतनी ही चालबाज है, तो दूसरी सगी उन्हें चुप करवाती है। तो राजमाता छोटी शाही सगी से कहती है कि तुमने जो बोलना है तुम साफ बोलो। तो छोटी शाही सगी कहती है कि जिस दिन वो डायन महाराज की जिंदगी में आई थी उस दिन सूरज ग्रहण था और उस दिन किसी बागी ने महाराज पर तीर चलाया था। तो राजमाता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि महाराज पर हमला हुआ था, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? छोटी शाही सगी कहती है कि महाराज ने हुक्म दिया था कि इस बात के बारे में किसी को कुछ पता न चले, तो इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला था कि महाराज ने उस डायन को मुख्य राज्य रसोइया बना दिया है तो मैं इसे हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आ गई। राजमाता, वो कहाँ से आई और वो किस वंश की है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। राजमाता कहती है कि इस बारे में चिंता तो मुझे भी है, लेकिन शायद रसोई के मामलात में दखल अंदाजी का हक ना तो मुझे है और ना ही किसी और को। तो छोटी शाही सगी कहती है कि जी हाँ, मैं जानती हूँ। तो अगर ऐसे में आप खुद ही उस टाइम की काबिलियत को देखें तो कैसा रहेगा राजमाता? तो सभी सगी आपस में बातें करने लगती हैं कि ये आइडिया तो अच्छा है, अगर वो डायन सच में ही खाना बनाने में माहिर है तो ऐसे में हम सभी मंत्रियों का गुस्सा शांत कर सकते हैं
और अगर वो इस काम में कामयाब ना हुई तो हम उसे महल से भी निकाल सकते हैं। राजमाता कहती हैं कि मैं भी उस डायन के हुनर को लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। अफवाहें तो बहुत हैं, लेकिन असल बात क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ज्योतिषाही सगी कहती हैं कि आदरणीय राजमाता, आप बस हुक्म दीजिए, बाकी सब मैं खुद ही संभाल लूंगी। फिर हमें जियोंग और किलगिम को दिखाते हैं जिन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किलगिम दीवारों को हाथ लगाती है और कहती है कि ये देखिए, यहाँ पर तो सच में दीवार है। जियोंग फर्श पे हाथ मारती है और कहती है कि किलगिम, यहाँ पर तो फर्श है और ये देखो ये गर्म भी है। फिर वो दोनों वहाँ पर मौजूद कंबल देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जियोंग कहती है कि किलगिम, तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। किलगिम कहती है कि आप मुख्य राज रसोइया बन ही गई, मुझे तो यकीन नहीं होता, ये सब कुछ एक सपने जैसा है। जियोंग कहती है कि अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने हमें रहने के लिए एक कमरा तो मिला ना, ये कितना अच्छा है। किलगिम कहती है कि जी हाँ, सचमुच किसने सोचा था कि हमें इस जिंदगी में ऐसा सम्मान मिलेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। किलगिम कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। तो जियोंग कहती है कि मुझसे भी बहन, और फिर गुस्से से कहती है कि आखिर ऐसे जालिम दानिशा से हमारा पाला ही क्यों पड़ा। तो किलगिम कहती है कि दीदी, आपने वादा किया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी। तो जियोंग कहती है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर हर तरफ दीवारें हैं तो हमारी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। और फिर जियोंग ऊंची आवाज से बोलती है कि कोई सुन रहा है क्या। किलगिम कहती है कि आप सही कह रही हैं। इतने में ही उन्हें बाहर से राजमंत्री की आवाज आती है जो उन्हें कहते हैं कि क्या आप दोनों बाहर आएंगी। जियोंग और किलगिम बाहर जाती हैं तो राजमंत्री उन्हें उनके पहनने के कपड़े देते हैं और कहते हैं कि कल से आप बाबूजी खाने ये कपड़े पहन कर जाएंगी और मुख्य राज रसोइया बनने के लिए आपको बहुत बधाई। फिर वो दोनों कपड़े देखती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जियोंग उनसे पूछती है कि क्या ये सच में किसी महिला बावर्ची के कपड़े हैं और आपको ये सब कुछ तैयार करने का मौका आखिर कब मिला। तो राजमंत्री कहते हैं कि चलिए फिर हम सुबह मिलते हैं। तो जियोंग उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। तो जाते हुए बोंगसी राजमंत्री से कहता है कि मुझे तो इस लड़की का दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो राजमंत्री कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, इतने साल मंत्री रहने के बाद भी तुम ढंग से बात करना नहीं जानते। तो बोंगसी कहता है कि मुझे माफ कर दें। फिर हमें बावर्ची सिम को दिखाते हैं जो सभी बावर्चियों से कह रहे होते हैं कि महिला को मुख्य राज रसोइया क्यों बनाया। बावर्ची इम कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस लड़की को मुख्य राज रसोइया बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे महाराज हैं। बावर्ची मैंग कहते हैं कि फिर इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुपचाप यहाँ पर बैठे रहें और वो लोग हमारे शाही रसोई को बर्बाद कर दें। तो बावर्ची इम कहते हैं कि फिर बताओ हम क्या करें। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि अगर हम उसे निकाल नहीं सकते तो हम उसे मजबूर कर देंगे कि वो यहाँ से खुद चली जाए। फिर हमें अगले सुबह जियोंग और किलगिम को दिखाते हैं जो दोनों शाही रसोई में आ रही होती हैं। किलगिम कहती है कि अरे वाह, आपकी वजह से मैं शाही रसोई की दासी बन गई। तो जियोंग कहती है कि हाँ, नौकरी के पहले दिन का एहसास बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। शाही रसोई में काम करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। दोनों मंत्री भी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं। तो किलगिम कहती है कि दीदी, क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे। अगर उन बावर्चियों ने हमें फिर से तंग करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो जियोंग कहती है कि हाँ, लेकिन उस वक्त मेरी रसोई नहीं थी ना, तुम फिक्र मत करो, इस बार सबक सिखाने की बारी मेरी है। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बावर्ची सभी सामान खराब कर रहे होते हैं। कोई आटे में ज्यादा नमक शामिल कर देता है और कोई सभी चाकू की दाल इतनी खराब कर देता है कि उससे कुछ भी काटा नहीं जाएगा। सभी चटनियों के मसाले छुपा देते हैं और जो अच्छा मांस होता है उसे भी छुपा देते हैं। इतने में ही वहाँ पर बोंगसी, राजमंत्री, जियोंग और किलगिम आती है। बोंगसी कहते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियोंग को हमारे महाराज ने खुद मुख्य राज रसोइया बनाया है। फिर जियोंग उन सबसे हेलो कहती है और कहती है कि हमारी पहली मुलाकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है योन जियोंग और इनका नाम है सोंग किलगिम, ये है मेरी सहायक। तो किलगिम कहती है कि कैसे हैं आप सब लोग। फिर राजमंत्री कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ, शाही भोजन में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बोंगसी कहता है कि जैसे आप कहें। उनके जाने के बाद बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम किस पल पर हमारी शाही रसोई की मुख्य शाही रसोइया बनी हो, लेकिन इस असली पद की जिम्मेदारी का तुम्हें अंदाजा भी है। इस शाही रसोइया में 390 लोग काम करते हैं। 195 और 195 लोग 2 बार में काम करते हैं और इन सभी लोगों को एक साथ चलाना और बिना रुकावट के खाना बनाना, ये काम होता है एक मुख्य शाही रसोइये का। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि अच्छा बोलता है ये, मैंने तो इसका एक एक लफ्ज ध्यान से सुना। तो 390 कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं।
इतने लोग तो किसी होटल के रेस्टोरेंट में भी काम नहीं करते। आप सब तो कमाल के हैं। तो बावर्ची इन कहते हैं कि होटल ये क्या बोल रही है। बावर्ची इन कहते हैं कि खैर जो भी हो, तुम्हारे जैसे नौसिखी की बस की बात नहीं है इस बावर्ची खाने को संभालना। तो इससे पहले कि तुम कोई तमाशा शुरू करो और खुद को शर्मिंदा करो, तुम यहाँ से जाओ। तो जियोंग कहती है कि 1 मिनट, अच्छा तो बताओ कि यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा किसके पास है। फिर सबकी तरफ उंगली करती है और बाद में अपनी तरफ करती है और कहती है कि मेरे यानी कि मुखिया राज रसोई को छोड़कर। तो बावर्ची इम कहते हैं कि वो मैं हूँ, मेरा नाम है बावर्ची इम और मैं यहाँ का मुखिया बावर्ची हूँ। तुम्हारे आने से पहले महाराज के खाने का सारा जिम्मा मेरा था। तो जियोंग कहती है कि अच्छा समझ गई बावर्ची इम। बावर्ची मैंग के पास आती है और उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं कि इस बावर्ची को कहते हैं बावर्ची मिंग। फिर जियोंग बावर्ची सिम और बावर्ची मिंग के बारे में भी पूछती है। फिर कहती है कि बस सभी का इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अब चलो शाही भोजन तैयार करते हैं, चलो काम लग जाओ। बावर्ची मैंग कहते हैं कि बड़ी आई। तो जियोंग कहती है कि अगर हमारा खाना जरा सा भी लेट हुआ तो महाराज हम पर गुस्सा करेंगे। बावर्ची इम आप सबको ये बात बताइए। तो बावर्ची इम कहते हैं कि फिर तुम क्या काम करोगे, तुम हमारे मुखिया राज्य रसोइया हो तो तुम सबको बताओ कि हमें कैसे काम करना है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि तुम हमें बताओ कि हम खाना कैसे बनाएंगे, कौन सा पकवान बनाएंगे और कौन सी सामग्री इस्तेमाल करेंगे। तो जियोंग कहती है कि अरे भला मुझे शाही रसोई के काम के बारे में क्या पता, मैं तो बस यहाँ पर महाराज की कृपा से हूँ। तो बावर्ची इम और बावर्ची मैंग आप रोज की तरह ही काम करो और हाँ इसमें सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। बावर्ची इम कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, जब हम शाही बावर्ची है ही नहीं तो इस बात की जिम्मेदारी हम पे कैसे हुई। तो जियोंग कहती है क्योंकि मैंने महाराज से साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ नजर रखूंगी। बावर्ची इम कहते हैं कि अगर इसकी बातें सच्ची हैं तो आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है। बावर्ची मैंग कहते हैं कि महाराज ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी बातें मुझे छोटी नहीं लग रही। बावर्ची खाने में मौजूद सभी लोग अपने वो सभी काम सही करने लगते हैं जो उन्होंने जियोंग के आने से पहले खराब किए थे और वहाँ पर बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है। इतने में गिलगिम जियोंग के पास आती है और कहती है कि क्या बात है दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। जियोंग कहती है कि मैं ये सब कुछ कई बार झेल चुकी हूँ, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। इतने में ही सेवक की वहाँ पर आती है और जियोंग से कहती है कि राजमाता आपसे मिलना चाहती है। जियोंग कहते हैं कि राजमाता मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्यों। फिर हमें जियोंग को राजमाता के पास दिखाते हैं। वहाँ पर चारों सखी भी मौजूद होती है, वो सभी जियोंग को ही देख रही होती है। तो जियोंग कहती है कि आखिर ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। राजमाता कहती है तो फिर तुम ही वो डायन मुख्य राज रसोइया जिसे महाराज लेकर आए हैं। तो जियोंग कहती है कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं बस दूर देश से आई हूँ। राजमाता कहती है कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ। महाराज की दादी होने के नाते मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी काबिलियत को देख सकूं। अगर तुमने बेहतरीन सवाद की जगह महाराज को भटकाने की कोशिश की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो जियोंग सोचती है कि अरे यार अब मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। तो जियोंग राजमाता को सीधा ही दादी माँ कह लेती है। चारों सखी उसको देख रही होती है। तो जियोंग कहती है कि मेरा मतलब है राजमाता मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं कुछ समझी नहीं। तो राजमाता कहती है कि जो लोग महाराज को जुबान से झूठ बोलकर धोखा देते हैं उनकी जुबान काट दी जाती है और जो लोग उन्हें खाना बनाकर धोखा देते हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं। तो जियोंग कहती है कि आप मेरी काबिलियत को कैसे परखेंगी। तो राजमाता कहती है कि तुम्हारा मुकाबला होगा महल में मौजूद बावर्चियों से, तो तुम इस मुकाबले के लिए तैयार रहना। तो जियोंग कहती है कि इसका मतलब है कि मुझे इस मुकाबले के लिए अपने हाथों को दांव पर लगाना होगा। एक रसोई के लिए यही तो सब कुछ होता है। तो राजमाता कहती है कि तुमने सही समझा, अगर तुम अपने हाथों को बचाना चाहती हो तो हमें भी अच्छा खाना खिलाकर हमें लुभाओ जैसे तुमने महाराज को लुभाया। जियोंग सोचने लगती है कि मैं फिर से एक नई मुसीबत में फंस गई, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जियोंग और छोटी शाही सगी आपस में सोचते हुए बातें करने लगती हैं। छोटी शाही सगी कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम अभी भाग जाओ। जियोंग कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुमने किया है, हाथ काटना तो तुम्हारे लिए एक मामूली सी बात होगी। छोटी शाही सगी कहती है कि तुम्हारी सजा यहीं पर नहीं खत्म होगी। जियोंग सोचती है कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।